आप लोगों ने अपना कीमती समय इस प्रबोधन सत्र को दिया। मैं आप सभी के प्रति शुक्रगुजार हूँ। आज ये मेरा विश्व मूल निवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनियस डे फॉर द पीपल, इस पे चौथा कार्यक्रम है। आप देखेंगे ये महासभा कोई आंदोलनात्मक कार्य सड़क के ऊपर नहीं करती है, आप इसको पाएंगे। लेकिन आपके सुख दुख में धरना प्रदर्शन हमारे पूर्वज करते हैं और करते भी रहेंगे, बशर्ते चीजें जेन्युइन होनी चाहिए, समाज हित की बात रहेगी, आया जाएगा। इस जो पिछला मैंने 3 कार्यक्रम अटेंड किया, उसमें मैंने कमी क्या पाई? भीड़ जो भी कार्यक्रम अटेंड किया 200-250 से कम नहीं था। और सोनभद्र में एक है कि 12-13 गांव के लोग अपना इस आदिवासी दिवस पे जुलूस लेकर के दुर्दी में इकट्ठा होते हैं। डाला में डाला वाले साइड के लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, हम इकट्ठा हुए, नाच गाना हुआ, 2-4 लोग को सम्मानित किया गया और बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग गए। वहां से ये चीज गायब थी जो हम यहां करते हैं। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? नाच गा के, भीड़ इकट्ठा करके। इसको विकसित करना बहुत ही कष्ट है। सम्मानित भूमक जी ने बताया जो 3 अंग, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। शरीर तभी काम करेगा जो बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से सचेत होगा। बौद्धिक उसका हार्डवेयर है जिसको हम दिमाग कहते हैं, और मानसिक सब जो उसके सॉफ्टवेयर है। इस खोपड़ी में भी 2 बुद्धि है, तो एक अलग विषय है। अगर मानसिक रूप से रिपेयरिंग नहीं है, मानसिक रूप से एजुकेट नहीं कर सकते, मानसिक आंदोलन नहीं कर सकते, वैचारिक आंदोलन नहीं कर सकते, हम कभी भी शारीरिक आंदोलन सफल नहीं बना सकते। आप क्या सोच रहे हो? ये विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनियस डे, ये 1993 से क्यों लाया गया है? ये मत सोचो कि आपके लिए लाया गया है। अभी तक की स्थिति देखिए, आपको बताया जा रहा है आपके अधिकार क्या है। यूएनओ में जितने अधिकार हैं वो सारे के सारे आपके मूल अधिकार में सम्मिलित हैं। और जो संविधान का मूल अधिकार है तो वो मूल निवासी हो या प्रवासी हो या भविष्य में इस भारत में आकर बसने वाला हो, सबके लिए लागू होगा। क्यों मैं भी यूएनओ की बात करता हूं कि वो आपके साथ धोखा कैसे कर रहा है। यूएनओ कुछ और नहीं, पूंजीपतियों का एक संघ है जिसको G8 कहते हैं और जिसका सुपर फास्ट अमेरिका है। वो जिस तरह चाहता है पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति वैसे ही चलती है, पूरे विश्व की सामाजिक स्थिति वैसे ही चलती है और संवैधानिक स्थिति भी उसी तरह चलती है। आप देख लीजिए, उस अमेरिका के सारे पैटर्न पिछले 15-16 साल से लागू किए जा रहे। कांग्रेस की समस्या, मजबूरी कहिए क्या कुछ भी कहिए,
ये ठीक मजबूरी उसी तरह है जैसे गांव में पहले जमींदार होता था और आपको 2 पैसे की जरूरत पड़ी तो आप किसके पास जाते थे? उसी महाजन, उसी जमींदार के पास जाते थे, तो आप उसके अनुसार काम करते थे। वही स्थिति इस भारत की बन गई है। आज हमसे क्या कहा जा रहा है कि आदिवासी, हम आदिवासी सब जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहां लोगों को आदिवासी होने में गर्व है, मूल निवासी होने में उतना गर्व नहीं महसूस होता। जबकि मूल निवासी का आंदोलन भी 1993 से चला रहा है। जब इन्होंने पैतरा बदला, हमने भी पैतरा बदला था, मूल निवासी आंदोलन था। लेकिन हमसे मजबूत दूसरी पार्टी है, उसने सीधा डाल दिया वनवासी है तो गिरिवासी है। हमारे लोग टाइपिंग में लिखने लगे फलाने वनवासी, फलाने गिरिवासी लिख रहे हैं, लोग आदिवासी नहीं लिख रहे। तो आदिवासियों को क्या बोला कि ये जंगलों के रक्षक है, हम सभी को सीना फुला रहे। और जंगल कहाँ बचा है? सीना फुला रहे भाई, बचा घूमते जंगल यूपी में तो नहीं है, यूपी में तो नहीं है। कहते हैं जंगलों के रक्षक है, हमारे ग्रह के रक्षक है, ये नहीं रहेंगे तो हमारा ग्रह समाप्त हो जाएगा। और साथ में चिंता भी व्यक्त कर रहा है कि इनके निवास में, इनके हैबिटेट में जंगल काटे जा रहे हैं, पर्यटन बनाया जा रहा है, कृषि के लिए विकसित किया जा रहा है, जमीन कृषि के लिए ली जा रही है। लेकिन एक चीज नहीं दिख रहा है कि इनकी जंगलों को काट कर उद्योग बनाया जा रहा है, ये नहीं दिखा उसे, बाकी नहीं दिखा। क्योंकि कृषि आप कर रहे हो, जंगल का नैसर्गिक सुख लेने के लिए अगर 2-4 विदेशी जाए तो 2-4 रुपया मिलेगा, तो वो भी बता दिया उसने, इसके द्वारा आपका नुकसान हो रहा है। भारत सरकार तो भारत सरकार है, यह स्वतंत्रता के पहले भी स्वतंत्र थे और संविधान बनने के बाद भी स्वतंत्र, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही चलता है। हम सबको परजुनिया है, आदिवासी सारे परजुनिया है, हम उनके इच्छा पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर सरदार बन गए हैं, जो उस सरदार उनके हिसाब से काम करते हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या था? उन्होंने 3 आंदोलन किए। खून खेती होती थी, खून खेती का मतलब अपने आसपास जितनी जमीन है वो जमीन प्रधान जो होता था, सरदार होता था, वो आपको बोलता था कि तुम इधर जोता हुआ, तुम इधर जोता हुआ, इधर जोता हुआ, सारा अन्न एक जगह इकट्ठा होता था और पूरे परिवार में परिवार के रेशियो के अनुसार बांट दिया जाता था। इसमें कोई काम चोरी नहीं करता था, किसी के पास जमीन नहीं था। भाई ये बताइए कि पूरा अगर चंदौली आपका है, आपको मालूम है कि हम यहाँ खेती कर ले, पूरा खोल ले, तालाब खोल ले, बिल्डिंग बना ले, कोई रोकने वाला नहीं है, तो आप कहोगे कि हमारा, आप कहोगे क्या कि हमारा है? जब आप हमारा शब्द प्रयोग करते हो तो आप लिमिटेड हो, आप लिमिटेड हो। हमारा में अच्छा बात अपना है। बिरसा मुंडा गुजर गए, अंग्रेजों ने कानून बनाया, भूमि का बंटवारा किया, आदिवासियों की जमीन दूसरा कोई नहीं ले सकता, सारे नियम बनाए गए। जहां जमीन किसी के नाम पर नहीं थी, फिर सरदारों के भीतर, सरदारों के पास 500, 600 बीघा जमीन कैसे हो गई? वो खून खेती कहां गायब हो गई? अंग्रेज तो बना के गए थे, लालच।
जो सामुदायिक व्यवहार हमारे कल्चर में कहा गया है, कबीलाई व्यवहार कहा गया, वो तो खत्म हो गया ना। उसमें मजबूर लोग तो हिस्सेदारी करके आपको भिखारी बना दिया। वही हाल आपके साथ अभी भी हो रहा है। एक और आपको जंगल का रक्षक बताता है, कहता आप जंगल की रक्षा करिए। आप तीर तलवार लेके बड़े ताव से आदिवासी दिवस के लिए शपथ लेते कि जंगल की रक्षा हम करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी ओर हंसदेव अरण्य का जंगल 1,70,000 हेक्टेयर जो अडानी जी के राजस्थान विद्युत बोर्ड को दे दिए, 9 लाख पेड़ कटने, अभी तक तो केवल 36,000 कटा है। कौन कट रहा है और कौन कटवा रहा है, किसने कटवा रहा है? तो कोयला निकालने के लिए। कोयला निकालोगे अच्छी बात है, जंगल कटवा दो और भी अच्छी बात है, और हम तो मर ही जाएंगे ना, तो कहां जिंदा बचोगे? ये समझ नहीं है। ये जंगल कटने के बाद जो 50-50 मीटर के गड्ढे होंगे, उस गड्ढों का क्या करोगे? 1,70,000 हेक्टेयर जिस दिन खाली हो जाएगा, आपको क्या दिखेगा? अभी आप जाइए, मात्र 10 साल के अंदर बस से जाइए, ट्रेन से नहीं, आप यहां से नागपुर तक जाइए बस से। आप जैसे जबलपुर क्रॉस करते हैं, पहाड़ियां नंगी दिखेंगी, वो बुलडोजर चढ़ रहे हैं, काट रहे हैं, गिरा रहे हैं, खोद रहे हैं लोग सड़क के किनारे, जहां तक आपकी नजर चलेगा। ये मैं दृश्य आपको 7 साल पहले का बता रहा हूं। अब ये तो पूरा यहां से निकलते, आपको मालूम है, मध्य प्रदेश से उन्हीं होते हुए फिर जाके गए नागपुर में घुसा। इस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं। दूसरी ओर से आपको कहा जाता है कि आप जंगल के रक्षक हैं, और शहर में आप पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगाते हैं। आप पर्यावरण के रक्षक हैं। ये जो दो मुहा नीति सरकारें चला रही हैं, किसके ऊपर चला रही है? ये लोहित तो नहीं कर रहा है हमें, आदिवासियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? वैश्विक मंच से इवेंट हो, तो ये धोखे की काठी है। आपको कहता है कि आपका स्वैच्छिक अलगाव और परिचय उसी लिमिटेड पीरियड में, यह आपके सांस्कृतिक कल्चर, बिहेवियर और आपकी एक अनूठी भाषा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। और भारत सरकार वो 8 भाषा के बाद किसी को मान्यता देने को तैयार नहीं है। वो 8 धर्म कोड के बाद किसी को धर्म कोड की मान्यता देने को तैयार नहीं है। काहे का रक्षा करोगे? ये बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होने चाहिए। आपको आइसोलेशन में रखते, बोलते हैं ना कि आदिवासी का पहचान क्या है? वो आइसोलेशन में रहते हैं, किसी अपरिचित से बातचीत नहीं करते हैं, अपने कल्चर को समेटे रहते हैं। ए भैया, अगर तुम्हारी के तोरे घरे में बंद कर दिया जाए, मिले ना दिया जाए केहू से, तो जो अपन कल्चर से बना रहा, यही हुआ। हमारी चिंता क्या है? हमारी चिंता ये है कि आप इस देश की मुख्य धारा में कैसे सम्मिलित होंगे। यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि पिछले 12 साल के अंदर
आपको पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया है। आपको अनुभव हो या न हो, अनुभूति हो या आपका बाकी दुनिया से डायलॉग किस आधार पर होता है? वो है शिक्षा। सभी ने कहा शिक्षा, और वो शिक्षा भारत के मूल निवासियों को न मिल सके। एक और जहां सरकार संविधान में शिक्षा का अधिकार देती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुच्छेद 46 से, जहां पहले लिखा गया था कि 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करने का प्रयास करे। तो वो क्या होता है? सन 2000 में वहां से वो सारी चीजें विलोपित करके एक तो बनता है शिक्षा का अधिकार, और दूसरा बनता है 6 से 14 साल के बच्चों का। और किसके ऊपर आ गया? उनके गार्जियन के ऊपर। बाबा साहब ने क्या लिखा? सरकार की जिम्मेदारी, मतलब हाई स्कूल तक की जिम्मेदारी सरकार की। अब किसको कर दिया? गार्जियन को। और 1991 में एलपीजी आया, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, और जनार्दन रेड्डी की कमेटी बनी। उसने बोला नहीं, शिक्षा प्राइवेट संस्थाएं थे, वो आगे बढ़े और फीस वो 800 से 1000 गुना बढ़ा सकती है। ये वही प्राइवेट कॉलेज जहां किसी को भी आप रख लीजिए पढ़ाने के लिए। और सरकारी स्कूल में टेट पास करो, सेट पास करो, पेट पास करो, बीटीसी करो, तो बीएड करो, तो विशिष्ट बीएड करो। ये क्या है? तो सरकारी स्कूल में जहां क्वालिफाइड टीचर है उसको सरकार प्रोत्साहन नहीं दे रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे काम किए जा रहे हैं। हर टीचर, हर हेडमास्टर परेशान है कि लड़का स्कूल नहीं आ रहा है, तो मिड डे मील की क्वालिटी क्या है, तो अटेंडेंस बना कि नहीं बना, तो बायोमेट्रिक लगा कि नहीं लगा। जो भी एडवोकेट है वो नहीं बैठे हैं, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है। तो ये शिक्षा से आपको दूर ढकेलने का प्रयास किया गया। जो फ्री एजुकेशन होना था उसको बंद करने का प्रयास किया गया। नई शिक्षा नीति सबकी बात निकल गई। तो नई शिक्षा नीति है, उसमें क्या पढ़ाया जाए जो पढ़ने को अच्छी तरह मालूम है। संविधान कहता है कि वैज्ञानिकता को बढ़ाइए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए, और पढ़ाया जाता है वहां भूत भविष्य, पूजा कैसे किया जाए, विष्णु जी की पूजा कैसे होगी, हनुमान जी की पूजा कैसे होगी। ये है सारे वैकल्पिक विषय है। अब पता कर लीजिए ग्रेजुएशन और पीजी के अंदर बीएचयू में खुल गया है सब इस तरह। आपको कैसे लग रहा है? एक तो उस हिसाब से, और दूसरी चीज देश से रोजगार खत्म कर, निजीकरण जब करेंगे। मान लीजिए कि मैं ही सेठ हूं, अब मुझे कोई आपने दे दिया 10 करोड़ का संस्था चलाने के लिए, तो मैं क्या ध्यान दूंगा कि मेरे पास कम से कम आदमी रहे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन है। तो मशीन रख लेंगे लेकिन आदमी नहीं रखेंगे। आदमी रखने से तो पीएफ देना होता है, जीपीएफ देना होता है, पेंशन देना होता है, 50 काम है, मेडिकल सर्विसेज है, बहुत कुछ है। हम इन सारी चीजों से बचते हैं। तो मुझे जब मिलता है तो मैं आदमी की छटैया कर देता हूं। आदमी की छटैया होगी तो परिवार तो बेरोजगार हो गए, आगे तो उसमें आएगा भी नहीं।
तो रोबोट से चलने वाला सिस्टम शुरू हो गया। आपकी मजदूरी कम हो गई। इसी सोनभद्र में अपने बिरादरों से जब मिला, जो पहाड़ियों के राजा होते थे, कह रहे साहब बाबू तो बेच के दारू पी के हम अपने पहाड़ी में गिट्टी खोदत है और वो काम कब देना से कब नहीं देना से। इसी सभा में लोग करते हैं। लोग एक गांव में मैं गया था, वहां वही बात थी कि सब ज्यादा में कुछ काम मिल जाता था, लेकिन अब वहां भी 7 दिन मानिए कि 2 दिन 3 दिन काम मिल रहा है। इतनी भीड़ लगी हुई है। मनरेगा जो प्रधान काम निकाल के दे सकता था, अब वो जिलाधिकारी देखता है, सीडीओ देखता है। तो आपको बेरोजगार बनाया, शिक्षा महंगी कर दिया, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाँ, हमारे यहाँ तो सरकारी नौकरी में है क्लास 2 की तो बात है छोटी, वो अपने बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी भी पेमेंट नहीं है कि IIT में 60 लाख रुपया खर्च कर दे। हर साल की फीस बढ़ चुकी है। SC ST के नाम पे 2-4 लाख कम है, नहीं पेमेंट है। और रोजगार का ये सब, इसमें आप करोगे तो क्या करोगे? और अगर आपकी जनरेशन शिक्षित नहीं होगी तो आपके दादा की जो स्थिति थी, परदादा की जो स्थिति थी, वही स्थिति आपकी परपोते की होने वाली है। उतना तो निश्चित है कि वहां से शुरू नहीं, वहां से आपको दिखेगा, लेकिन वो देखने के लिए आप जिंदा नहीं बच सकते। परपोता नहीं समझ जाएगी। आपका पोता जब मारना समझ में क्या काम मिले। दिक्कत ये भी है कि आपने आज तो पढ़ा दिया, अब वो कहां से उठा के कंकड़ फोड़ेगा, गिट्टी फोड़ेगा, रेत ढोएगा, वो आपके ही पर बोझ। मित्रों, ये 2 परिस्थितियां आपके सामने है। आपको संविधान में शिक्षा का अधिकार रहते हुए भी आने वाली पीढ़ी आपकी शिक्षित नहीं होनी चाहिए। ये षड्यंत्र आपके सामने भारत सरकार ने कर दिया। आप पर्यावरण ढोते रहिए, पर्यावरण ढोते रहिए। कितने दिन जिंदा रहेंगे? यहां तो लोग शादी में नाश्ते मर जा रहे हैं, जुलूस में चलते चलते गिर के मर जा रहे हैं। किस जिंदगी की आप आशा की? संघर्ष आपको कहां करना है? आपकी जिंदगी थोड़ी हो, फर्क उससे नहीं पड़ता। जिंदगी सम्मानित होनी चाहिए, फर्क यहां पड़ता है। और आपकी जिंदगी सम्मानित ना हो पावे, भले आपकी लंबी जिंदगी रहे, ये प्रयास सरकारें कर रही है। सम्मानित जिंदगी ना हो और लंबी जिंदगी हो, यानी परदादा को सोच लीजिए कि जो 80 साल 90 साल 100 साल जिंदा रहते थे, लेकिन सर उठा के गांव में नहीं चलते। ये वो समय लाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। भारत से तो चीज गायब नहीं हुई, यहां तो बनी हुई है। आज आपके पास खेती नहीं है, कौन सा कृषि उद्योग चलाओ? इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है, बॉम्बे की, कलकत्ता की, दिल्ली की, वहां भी नहीं जा पाओगे। स्वरोजगार क्या करोगे? इसलिए आपको थक हार कर भी स्वरोजगार में आना पड़ेगा।
आप खुश हो लीजिए कि मेरा लड़का नौकरी कर रहा है, आज आप खुश हो लीजिए। लेकिन किसी दिन उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। किस दिन उसके छपैया हो जाए, पता नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करें। जब आप सक्षम होंगे तभी आप समाज को भी लेकर चल सकते हैं। ये समाज जो चल रही है सक्षम लोगों की वजह से चल रही है। भाई जिसको रोज कुआं खोदकर पानी पीना है वो यहां बैठेगा क्या? सवाल ये भी है, वो नहीं बैठेगा। हमारी सभा में मैं 73 से देख रहा हूं, 73 से, और 73 से बराबर मुझे पके बाल वाले ही दिखते रहे हैं। दुर्गा प्रसाद जी, देवनाथ जी, हीरालाल जी, रामसूरत मास्टर साहब, छबीले जी, पके बाल वाले ही दिखते रहे। मेरा मतलब समझिए, कहना मैं क्या चाहता हूं। मैं 73 में कितने साल का था भाई? 9-10 साल। तो मैं उसी सभा में बैठता था, चाय पानी पिलाता था, नमकीन खिलाता था, खैनी मेरी सुनती 5 रुपये ला के देता, लेकिन सुनता तो था, सेवा भी करता था, सुनता भी था। लेकिन आज बैठक करने के लिए किसी के घर में जगह नहीं है। जब आपके घर में जगह नहीं है, 10 आदमी के साथ बैठक कर लें, तो फिर आपका अपना ही विवेक जो काम करेगा करेगा। बैठक क्यों करते हैं? 10 आदमी के 10 बुद्धि आएगी, 10 इनपुट मिलेगा, हम बेहतर तरीके से विश्लेषण करेंगे। ये चीजें तो खत्म करनी है, खुद ही खत्म करनी है। लेकिन दोष इसमें हमारा भी नहीं है, ये दोष जाता है औद्योगिकीकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जब इंडस्ट्रीज में आप आएंगे तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो बाबा साहब डर फिर के 8 घंटा किए थे। हम लोग ऐसी संतानें उनकी बंद कराए कि 12 घंटा करवा के जा रहे हैं। तो 12 घंटा की इंडस्ट्री में काम करेगा, 10 घंटा काम करेगा और 2 घंटा ट्रेन से आएगा, 2 घंटा जाने में लगेगा। तो उसके पिता तो कहेंगे ना, संडे वाले डैडी, तो अपने बच्चों को मिलेगा ही संडे में। तो वो कौन सी सामाजिकता निभाएगा? ये सारी परिस्थितियां आपके सामने आ चुकी हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। जो भी परिस्थिति बने, अपने बच्चों को बोलिए कि एक ग्रुप बनाकर बैठक करें, जो वो शिक्षा पाए उसके ऊपर ही चर्चा करें, समसामयिक विषयों पर चर्चा करें। समाज की बैठक होती है, पूरे समाज की बैठक होती है, वहां भी जाए, सुने कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, तब एकजुटता वाली बात शुरू होती है। अगर आप बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे, बच्चे नहीं बैठेंगे, आप घर में जगह नहीं बनाएंगे उनको बैठने के लिए, तो बात नहीं बनेगी। ये वैचारिक आंदोलन यही खत्म हो जाएगा। आपके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है कि आप कैसे खत्म होते हैं। आज आप देख रहे हैं भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर भी बड़ा एहसान दिखा रही है। अपनी कमी नहीं बताती कि मैं आपको रोजगार नहीं दे सकता, आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। योजनाएं बहुत सारी बनी हुई है, कोई योजना ग्राउंड पर नहीं है। स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं चली, आज जाके देखिए उनके सारे कमरे खाली पड़े हुए। बीएसएनएल में स्किल डेवलपमेंट का कमरा हमने तैयार किया। ये था कि हर बैच में 40 बच्चों को जो हम स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे जो बीएसएनएल में यूज होता हो।
2 गज से ज्यादा चला नहीं। हर जगह यही बात है। इसलिए आपको प्रयास करना होगा, इस समय में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको प्रयास करना होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रयास करना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में हम कैसे सर्वाइव करें। इसके लिए आपको स्वतः भी सोचना होगा, और सर्वाइवल का तो सबसे बेहतर तरीका होता है सामुदायिकता। समुदाय में बने रहिए, और समुदाय में बने रहने से ही आपके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। इसलिए आप देश में चल रहे षड्यंत्र को पहचानिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे षड्यंत्र को पहचानिए। कहीं बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सकारात्मक बने रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के। मैंने बहुत सारी नकारात्मक बातें आपको बताई है, क्योंकि आपको धोखा देना मेरा इरादा नहीं है। ये चैलेंजेस, ये चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं। इस चीज का प्रबोधन हर कार्यक्रम में होना चाहिए कि हंसदेव का 1,70,000 हेक्टेयर जंगल काट कर तुम क्या बताना चाहते हो। सोनभद्र में सोना की घोषणा की है, यूरेनियम की घोषणा है, जम्मू कश्मीर में लिथियम की घोषणा है। जम्मू कश्मीर का आतंकवादी पर तो दिखा दे कि कोई उसकी गोली लगाने नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ आतंकवादी नहीं है। ये जिस दिन म्योर पर खोदना शुरू हो जाएगा तो इसके लोग कहाँ जाएंगे। आज जब मुर्गा मोड़ से जो बीच में जाते हैं तो हरे भरे जंगल देख के बड़े खुश होते हैं। वो जंगल कटेंगे तो आपको क्या लगेगा। हकीकत बता दें आपको कि जो जंगल दिख रहा है ना, मात्र सड़क से 50 मीटर है, अंदर अंदर चाट गए हैं सब। मैं उतर के घुमा हूं, पहाड़ियां नंगी हो चुकी है, खैर के वृक्ष खत्म हो चुके हैं। तो आपको जंगल का राजा बताएगा, आपको जंगल का रक्षक बताएगा, और दूसरी ओर से बुलडोजर लगा के उन्हीं जंगलों को साफ करेगा। आप लड़िए मरिए, उनको तो खुशी है कि ये जितनी जल्दी मरेंगे उतना ही ज्यादा मैं कब्जा करूंगा। यह षड्यंत्र सलवा जुलूम नाम के भी हुआ। सलवा जुलूम को खड़ा किया गया आतंकवादियों से लड़ने के लिए, मतलब से उनको लड़ने के लिए। इंद्रावती नदी के वो सलवा जुलूम था एक, और हमारे सलवा जुलूम में भी हम ही थे, और इस पार भी हम ही थे। तो मर कौन रहा था? सलवा जुलूम वाला मरे तो, और इधर वाला नक्सलाइट मरे तो। मरे तो हम, और जब हम मरे या धोखे से मारे गए तो हमारी 10 बीघा जमीन किसके पास चली गई? सरदार के पास। और फिर सरदार कहाँ देता है? और बादशाही कंपनी को देगा, तो लिथियम कंपनी को देगा, तो माइंस कंपनी को देगा। आपको बोला कि जमीन का अधिकार आपका है, और जल जंगल जमीन वाले कानून को संशोधित करके बोला नहीं, जमीन सरकार जब चाहे दे दे, ग्राम सभा की जरूरत नहीं। आंदोलन चल रहा है, और तब तक सरकार चुप बैठेगी जब तक उसको जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत होगी घटा बढ़ा के समझेगी। तो ये नौटंकी क्यों? हम नहीं पर्यावरण बचाने का ठेका दिया हुआ है। हम पर्यावरण बचाते बचाते, जंगल बचाते बचाते शहीद हो जाए, और मजा अडानी अंबानी लेके जाए, सरकार लेके जाए, उसका लाभ हमें कहां मिल रहा है? भाई हमारे पैर से जंगल धसका रहे हो तो मुझे रोजी रोटी कैसे मिलेगी, उसकी तो व्यवस्था करो। इस पर कोई चिंता कहीं से नहीं है। अभी तक भारत में जितने विस्थापन हुए हैं उनका पुनर्वास का कोई विधिवत आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। निर्पटा सन्नाटा, निर्पटा सन्नाटा। मित्रों, बहुत समय हुआ, जो मैंने चीज आपके सामने रखी है वो इसलिए न मान लीजिए कि मैंने कहा। आपके पास साधन है, संसाधन है,
आप उसको और रिसर्च करिए बहुत गहरे तक। हमने तक आपको आउटलाइन दिया, आप समझ जाएंगे कि मुख्य समस्या हमारी क्या चल रही है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, आप सभी का शुक्रिया, आप सभी को यहाँ आने का शुक्रिया। फिर हम अगले किसी कार्यक्रम में मिलेंगे, लेकिन एक गुजारिश के साथ, आप लोग जिस कस्बे में हो, जिस मोहल्ले में हो, आप लोग बैठो जरूर, कुछ चिंतन करो जरूर। नहीं चिंतन करोगे तो एक दिन के मीटिंग से नहीं। और आंदोलन छोटे छोटे टुकड़ों की जो चिंतन होती है ना, वहां से तैयार होता है। और वो आंदोलन आपको सरकार के विरुद्ध या किसी और के विरुद्ध नहीं जाना, तो वो आंदोलन अपने परिवार के लिए करना है कि मेरा परिवार कैसे सर्वाइव करेगा आने वाले भविष्य में। शुक्रिया। जय श्री राम।